Hello everyone. So finally we have completed the chapter Small Businesses and Enterprises in Business Study. In this chapter we have learned about what is small businesses and what kind of financial assistance provided to them. Then we learned about entrepreneurship development. After that we read about Startup India scheme, and at the end we learned intellectual property right. So today we're gonna understand some case studies on the basis of this chapter. So let's start. First one is, an author wants that only he should get the profit of his creations, the author's creation in his intellectual property. The right granted to keep such property safe is known as the intellectual property right. Identify the intellectual property right granted to an author. वी नो कि ऑथर जो है वो वर्ड्स में राइट करता है, पब्लिश करता है. फॉर दैट कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा था हमने? कॉपीराइट, राइट? तो इसका आंसर है कॉपीराइट. सेकेंड इज, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ महाराजा प्राइवेट लिमिटेड डेवलप्ड अ फॉर्मूला आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ लेबर. This formula was quite new, useful and non-obvious. Not only this, but this formula could be particularly used in the related industry. तो महाराजा प्राइवेट लिमिटेड ने जो फार्मूला बनाया है वो नया भी है, यूज़फुल भी है, और उस फार्मूला वो नॉन ऑब्वियस होने के साथ साथ उसे इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है. अगर कोई भी उस फार्मूला को देखते हैं तो पता चलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी वर्क किया है इस पर, और कंपनी को डर है कि कोई और कोई पर्सन इस फार्मूला को चुरा लेगा. सो आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बताना है जिससे कंपनीज एप्रीहेंशन यानी फियर से बच सकती है. एंड द राइट आंसर इज़ पेटेंट. अगर कुछ भी न्यू इन्वेंट किया होता है, कुछ न्यू फॉर्मूला होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होता है जो नॉन ऑब्वियस होने के साथ साथ इंडस्ट्री में यूज़फुल भी होता है, फॉर दैट वी कैन यूज़ द फैसिलिटी ऑफ पेटेंट. Next one is about Safe Drink India Private Limited, which is a famous company in the field of its own industry. ये लोग एक स्पेशल शेप की बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को ये शेप काफ़ी पसंद है, और कंपनी चाहती है कि कोई और पर्सन इस शेप को कॉपी ना कर सके. तो आपको ये सजेस्ट करना है कि कंपनी को कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करना चाहिए. प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांड को, लोगो को, नेम को, अगर किसी भी चीज़ को सेव करना होता है, फॉर दैट द कंपनी कैन यूज़ ट्रेडमार्क फैसिलिटी. नेक्स्ट वन, Avantika, after completing his study of engineering and MBA, worked in the position of manager in her father's business for 5 years. बट अवंतिका चाहती है कि वो एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे, एंड डेफिनेटली वो नया बिजनेस रिस्की भी होगा वो, बट कॉन्फिडेंट है कि वो इस रिस्क में से ह्यूज प्रॉफिट को भी अर्न कर सकती है. तो इसके लिए उसने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया और बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया. बिज़नेस का नाम रखा अवंतिका इजी मेड फूड. स्टार्टिंग में 6 मंथ्स बिजनेस चल रहा था तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बट आफ्टर दैट प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो गई थी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज इन द अबव पैराग्राफ. इट्स क्वाइट ईजी. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिज़नेस को रन करता है. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जो बिज़नेस एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, एंड एंटरप्राइज मीन्स द बिज़नेस इन इटसेल्फ. तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो है अवंतिका. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो अवंतिका ने प्रोडक्शन रिसोर्सेज को कलेक्ट किया, इंटीग्रेट किया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योरशिप. एंड एंटरप्राइज का नेम क्या है? अवंतिका इजी मेड फूड. नेक्स्ट केस स्टडी इज़ अबाउट 5 फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उन्होंने अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट की है ताकि वो एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सके. स्टार्टअप की सारी कंडीशन को पूरा करने के बाद और अपनी फर्म को रजिस्टर करवाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, वो उस डिसीज़न लेने बैठे हैं कि किस तरीके से फ़ंड को कलेक्ट किया जाए. वन डे विद दिस ऑब्जेक्टिव सब पार्टनर्स ने मीटिंग की और सब पार्टनर ने अपने अपने सजेशन देने शुरू की. द फर्स्ट पार्टनर सेड वी शुड कॉन्ट्रैक्ट सम सच वेल ऑफ पीपल एज आर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स. फॉर दिस पर्पज़ सेवरल वेबसाइट्स आर अवेलेबल. In order to do so, we will have to tell about our project on any of the websites available for this purpose. Well of people means जो अच्छे people हैं, जिनके पास extra money है, और interested means who want to invest in startup schemes. और ऐसा करने के लिए उन्हें कई वेबसाइट्स पर अपनी डिटेल देनी होगी. The second partner said
कि मार्केट में कई इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने मनी को इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो उसके लिए हमें वेबसाइट्स लाइक इंडिगोगो पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। थर्ड पार्टनर का कहना है we should invest only our own saving in the business. Besides, we can also get the help of our friends and relatives. तो उसका कहना है कि हम सिर्फ अपना ही फंड यूज़ करते हैं, बाहर से फंड नहीं लेते हैं. And the opinion of fourth and fifth partner was the same. They said we should supply goods after getting advance payment. पहले हम पेमेंट लेंगे, उसके बाद ही goods सप्लाई करेंगे. So in this way हमारी फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. So you have to identify the different methods of fund arrangement suggested in the above paragraph. If you remember, जब हमने स्टार्टअप किया था तब उसमें हमने देखा था कि स्टार्टअप को फंड करने के कई तरीके हैं, लाइक बूट स्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल एंड ऑल. सो यू हैव टू टेल कि यहाँ पर जो 5 पार्टनर्स ने सजेशन दी है ये किन में फॉल करता है. तो फर्स्ट पार्टनर ने कहा था कि जो रिच पीपल हो, वेल ऑफ, अच्छे पीपल हो और इंटरेस्टेड भी हो, और उसके लिए हम वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. दिस वन इज़ कॉल्ड एंजल इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पार्टनर ने कहा था कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना मनी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये है क्राउड फंडिंग. थर्ड पार्टनर ने कहा था कि अपनी ही सेविंग यूज़ करते हैं, बाहर से पैसा नहीं लेते हैं, इसे कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग. और फोर्थ और फिफ्थ ने कहा था कि हम एडवांस पेमेंट लेने के बाद ही करेंगे. दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्विक मनी. नेक्स्ट केस स्टडी. मीनाक्षी एंड कंचन आर 2 रियल सिस्टर्स. मीनाक्षी ऑथर है और कंचन एक बिजनेस वूमन है. कंचन एक न्यू टेक्निक डेवलप की है जो बहुत ही यूज़फुल है बिजनेस के लिए. दोनों ही सिस्टर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं. मीनाक्षी ने देखा कि कुछ लोग उसके रिटन वर्क को कॉपी कर रहे हैं, और कंचन ने भी ये देखा कि कुछ लोग जो टेक्निक उसने डेवलप की है, अदर बिजनेसमैन उसका एडवांटेज ले रहे हैं. दोनों ही इस चीज़ से बहुत परेशान थी, तो उन्होंने अपने लॉयर फ्रेंड से एडवाइस ली. गवर्नमेंट से लीगल सिक्योरिटी अवेलेबल की जा सकती है और इस जो ये टेंशन है इससे दूर हो सकती है. On the basis of the paragraph, you have to answer few questions. First is, which particular property is possessed by both the sisters? दोनों sisters, जो कि मीनाक्षी एक ऑथर है और कंचन एक बिजनेस वूमन है, ये दोनों क्या प्रॉपर्टी है इनके पास? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एंड टू विच क्लास बिलोंग्स मीनाक्षीज प्रॉपर्टी? मीनाक्षी की प्रॉपर्टी कौन सी क्लास? दे आर टॉकिंग अबाउट क्लास, नॉट द टाइप. कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क से. वी हैव रेड ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक वर्क, एंड द सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो ये जो रिटन वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, ये सब लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क में आता है. एंड टू विच क्लास कंचन्स प्रॉपर्टी? कंचन की प्रॉपर्टी आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में. वट इज़ द नेम ऑफ राइट प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ प्रोवाइडेड. और अगर हम इन डिटेल बोले तो मीनाक्षी कॉपीराइट लेगी और कंचन जो है वो पेटेंट को यूज़ करेगी. हाउएवर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं गया. नेक्स्ट वन इज़ रतन एंड रमा बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज़ में मैनेजर की पोस्ट पर है. रतन की कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डेवलप किया है और रतन चाहता है कि वो कंपनी से इस फार्मूला को दूर रखे, और CEO ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रतन को दी है. एक रतन का एक फ्रेंड है, उसने एडवाइस दी है कि क्यों ना तो इस फार्मूले को पेटेंट करवा ले, बट वो ये नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अगर वो पेटेंट करवाता है तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो इससे वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाएगी. और दूसरी तरफ रमा ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल कस्टमर की लिस्ट रेडी की है. प्रोबेबल मतलब ऐसे कस्टमर जो बन सकते हैं कंपनी के कस्टमर्स, और इससे कंपनी बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. रमा भी काफ़ी वरीड है कि अगर ये लिस्ट लीक हो गई, कॉम्पिटिटर्स के हाथ लग गई, तो वो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे और उन्हें कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा. सो शी वांट टू कीप दिस लिस्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ दीज पीपल. रमा को भी किसी ने एडवाइस दी कि इसे पेटेंट करवा लो, बट शी इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एडवाइस. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच इज़ बीइंग मेड यूज़ ऑफ बोथ रतन एंड रमा. सो कौन सा यहाँ पर टेक्निक बेटर रहेगी जब वो नहीं चाहते कि इन्फॉर्मेशन लीक हो, कहीं पर भी जाए. सो फॉर दैट दे कैन यूज़ ट्रेड सीक्रेट and tell about any 3 methods of the use of right identify in A. जो A पॉइंट में अभी राइट पता चला, दैट इज़ ट्रेड सीक्रेट. आपको उसके 3 मेथड्स राइट करने हैं. सो लास्ट केस स्टडी ऑफ द डे इज़ अबाउट 4 फ्रेंड्स, साक्षी, सुरभि, निखिल एंड हार्दिक, who are student of BBA semester 5th.
So for their subject training report, they have to work in an organization for 3 months, and on the basis of their experience in 3 months they have to submit a written report. उस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करने के बाद ही उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करने वाले 3 महीने. वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि जहाँ पर वो ट्रेनिंग में काम करे वो उन्हें जॉब भी ऑफ़र कर दे. तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की और चारों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो ट्रेनिंग अलग अलग लेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कंसर्न्ड होंगे सभी. जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो चारों फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. साक्षी का कहना है कि उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ली जहाँ पर फोकस पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. वह here it is written, Sakshi said that she had her training in such an organization as worked in the district as the focus point of industrialization. ये ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इंटरेस्ट लेती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को सेट करें. सुरभि ने कहा शी वर्कड एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन रूरल एरिया. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इंस्पेक्टिंग और रीफाइनेंसिंग का काम करती है. नाउ निखिल इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस. ही सेड उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ली जहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अदर हेल्प तो दी ही जाती थी, साथ में एक फैक्टरिंग फैसिलिटी भी दी जाती थी. निखिल ने बाद में अगेन एक्सप्लेन किया फैक्टरिंग वो फैसिलिटी है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेल करता है गुड्स उसको एडवांस देता है और बाद में डेटर्स से मनी को कलेक्ट करता है. लास्ट टर्न आई हार्दिक की. हार्दिक ने कहा कि उसका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल था. He said that his organization had 4 regional offices in New Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन उन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करती थी जो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं होता था. All the 4 friends, after taking advantage of their experience in their training period, उन्होंने डिसाइड किया कि जब उनकी BBA कंप्लीट हो जाएगी तो वो खुद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे. उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब से वो एक कैंपेन को स्टार्ट करेंगे जिसका एम होगा लोगों को नॉलेज देना अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सो दैट मैक्सिमम पीपल एम्प्लॉयड हो सके. So in this case study, you have to quote the relevant lines and identify the organization in which the 4 friends have had their training. साक्षी का कहना था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया वो इंडस्ट्री फोकस्ड है, डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है डेफिनेटली, और वो एंटरप्रेन्योर्स को सीख करती है. और ये सब क्वालिटी DIC दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में है. बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर फाइनेंशियल फैसिलिटी, स्पेशल फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. देखो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चारों फ्रेंड्स ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क करेंगे. दैट इज़ वाई हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज़ सुरभि ने कहा कि वो एक एजेंट का वर्क कर रही है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका मेन पर्पज़ है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, यानी कि ये इंस्पेक्ट का भी काम करते हैं रूरल और रीफाइनेंसिंग का भी. दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क फॉर इंस्पेक्टिंग एंड रीफाइनेंसिंग द रूरल बैंक्स. ये फंक्शंस जो थे हमने रीड किए थे नाबार्ड के किए थे. निखिल का कहना है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो फैक्टरिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और हमने पढ़ा था कि फैक्ट्री फैसिलिटी सिड भी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. एंड हार्दिक सेड he worked in such organization which has 4 regional offices, and we have learned that point in NSIC, that is the National Small Industry Corporation. So that's it for today. As a homework you have to read these case studies on your own, and in case of any doubt you can contact me. I hope you understood today's lecture. Thank you.